बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, इस वक्त ईरान ने बाकायदा तौर पे अमेरिका को ये पैगाम दिया है कि हमारी ख़ुद मुख्तारी के ऊपर अगर इस तरीके से हमले जारी उसारी रहे तो फिर जवाबन हम भी अपनी पूरी ताकत के साथ जो है वो तुम पे हमलावर होंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बीच में स्विट्ज़रलैंड के अंदर फिर से अगला जो मुज़ाकराती दौर है उसके हवाले से चहमगोइयाँ जारी हैं। कभी ये तारीख जो है वो पाकिस्तान के हवाले से दी गई थी कि 12 तारीख को पाकिस्तान में होंगे, फिर गुफ्तो शुनीद के अंदर मरकज़ जो है वो कतर का सामने आया और अब फिर से बातें स्विट्ज़रलैंड की हो रही। और इस वक्त जो मौजूदा मंजरनामा है उसमें डोनाल्ड ट्रंप को कुछ दिन पहले की बातें याद आईं, या उन तक पहुंचाई गई या उनको अब याद आई कि जो कुम, तेहरान, मशहद, नजफ़ करबला के अंदर वो सोग की तकरीबात जारी थीं और जसद खाकी का आखिरी सफ़र जारी था। तो उस दौरान डोनाल्ड ट्रंप को ये पता चला कि मेरे ख़िलाफ़ मुझे मारने के हवाले से या मुझे टारगेट करने के हवाले से नारे लगाए गए और उन्हें ये मालूम पड़ा कि ईरानी अवाम जो है वो उनको मरा हुआ देखना चाहती हैं और उनको ये ख्याल आया कि अगर मैं मर गया तो मुझे तारीख़ याद रखेगी। और फिर इस ज़मन के अंदर उन्होंने फिर कह दिया कि अगर यही सूरत हाल है तो ये जो सीज़ फायर है ये मेरी तरफ से ख़त्म समझें। अब मौजूदा निकात क्या है, मौजूदा बहस क्या है, अब मौजूदा बदएतमादी क्या है और उसके मुमकिन नताइज क्या हैं, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर उमूर ईरान मुर्तज़ा निगरी साहब ने तेहरान से। मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुर्तज़ा साहब, अभी मौजूदा सूरत हाल को अगर नज़र में लाया जाए और एक उसकी मंजर कशी की जाए तो आप क्या समझते हैं कि वो जो कतर के एक कार्गो शिप के ऊपर होने वाला हमला और फिर उससे इब्तदा होने वाली जो ईरान के अंदर हमलों की और फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाए जाना, रेलवे ट्रैक को निशाना बनाए जाना और मुख्तलिफ जगहों पे बमबारी करना और 80 से ज़ायद अहदाफ को टारगेट करना, कहाँ ये सिलसिला रुकेगा? बहुत शुक्रिया यासिर भाई, आपने शामिल गुफ्तगू होने का मौका दिया। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो मुज़ाकरात का सिलसिला है, ये अमेरिका ने अपने आप को दोबारा रीबिल्ड करने के लिए ही रचाया था, जो मैं पिछले प्रोग्राम्स में भी कई बार कह चुका हूँ। क्योंकि अमेरिका एक ऐसी जंग में, एक ऐसी दलदल में फँस गया है कि जिन मफादात की गर्ज़ के लिए वो कूदा था, वो उसे हासिल नहीं हो रहे हैं और उन्हें हासिल किए बिना अमेरिका के लिए निकलना बड़ा मुश्किल है हम्म। और वो हासिल करने ईरान उसे नहीं दे रहा है। तो ये खिचड़ी पक गई है और अमेरिका ने जिन शराइत पर ईरान की सीज़फायर को कबूल किया था, उन शराइत पर ये होना ही नहीं था। मैंने इसीलिए कहा था कि अमेरिका फिर टाँगे काटेगा। कई प्रोग्राम्स में आपको याद हो, शायद आपके साथ भी ये गुफ्तगू हुई थी, चूँकि काबिल-ए-एतमाद नहीं है ना। देखिए, मैं हो सकता है ईरान को मोरिद-ए-इल्ज़ाम ठहराऊँ, हम्म। पॉसिबल है, ठीक। लेकिन इससे पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या अमेरिका काबिल-ए-एतमाद था या है या आइंदा होगा। उसकी वजह ये है कि जेसीपीओए से लेकर अब तक जितनी बार भी इन मुआहिदों की या इन मुज़ाकरात की खिलाफ़वर्ज़ी हुई है, वो अमेरिका की तरफ से हुई है ना। टेबल पे बिठाकर नीचे से टाँगे काटने का सिलसिला हम्म। अमेरिका की तरफ से रहा है। हम्म। एक तो ये मसला कि अमेरिका ने मजबूरी में जिन शराइत को ईरान की कबूल किया था, वो तो उससे भी बदतर थी जो जेसीपीओए में पेश की गई थी। हम्म। तो ये तो काबिल कबूल ही नहीं था ट्रंप के लिए या अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के लिए कि जिन शराइत को छोड़कर वो जेसीपीओए से निकले थे, उनसे ज़्यादा बदतर शराइत में ईरान के साथ वो मामलात को आगे चलाएँ। लेकिन दुनिया ने, चूँकि दुनिया का नुकसान हो रहा था, पूरी दुनिया इस क्राइसिस के अंदर थी, इसलिए ईरान के ऊपर दबाव डाला और ईरान ने इसको कबूल किया। अब जिन शराइत पे ये मुज़ाकरात हुए थे, उन शराइत की आप क्लॉज़ नंबर 9 और 5 को पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा। क्लॉज़ नंबर 9 के अंदर ये बात बिल्कुल डिक्लेयर थी कि आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल ईरान के पास रहेगा, ठीक। ईरान कश्तियाँ नहीं रोकेगा, लेकिन जिस किश्ती ने भी गुज़रना है, वो ईरान के मुअय्यन करदा रास्ते से ही इन 60 दिनों तक गुज़रेगी। टूल या सिक्योरिटी टैक्स नहीं लिया जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि ईरान के मुअय्यन करदा रास्ते से ही ये किश्तियाँ गुज़रेंगी। ठीक है। तो फिर क्या ज़रूरत पेश आई अमेरिका को कि उन्होंने कतर की और जो सऊदी अरब की जो वेसल्स थीं, उनको उन पॉइंट से गुज़ारा, जो उनका खुफिया पॉइंट कहलाता था आबनाए हुर्मुज़ के उस इलाके के अंदर। जबकि क्लॉज़ नंबर 9 के अंदर ये शर्त मौजूद थी कि ईरान जो रास्ता मुअय्यन करेगा, वहीं से किश्तियाँ ईरानी कोऑर्डिनेशन के साथ गुज़रेंगी। जब ये अच्छा बात तय हो गई थी, मुर्तज़ा साहब, तो फिर चलें ये इस बात पे आगे बढ़ने से पहले पहले इसकी वजूहात बयान करें कि क्या लगता है कि उन रास्तों से गुजारने की कोशिश की गई जिन रास्तों को ममनुआ करार दिया गया। मैं यही आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ ना। देखिए, अब तो पूरी गेम ही आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर चल रही है ना।
वो जो स्लोगन था या जो नैरेटिव अमेरिका ने और ये गर्ब ने बिल्ड किया था, नेटो ने बिल्ड किया था ईरान के खिलाफ, कि ईरान में लोग अपने निजाम के मुखालिफ हैं, ईरान में वुमेन राइट्स का मसला है, ईरान में ह्यूमन राइट्स का मसला है, और जो है वो इन तमाम चीजों को, इन नैरेटिव्स को बिल्ड करके अमेरिका और उसके इत्तेहादी आए थे कि हम ईरान को आजाद करेंगे, ईरान के अंदर नया निजाम लेके आएंगे जिसके लोग हामी हैं। लेकिन जंग के दौरान भी आपने देखा, और ये जो आयतुल्ला खामेनेई का फ्यूनरल प्रोसेशन था इसके अंदर भी आपने देखा, ईरान के सिर्फ ऑफिशियल फिगर्स हैं गवर्नमेंट के कि 4.5 करोड़ लोगों ने, इराकी गवर्नमेंट के ऑफिशियल फिगर्स हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने शिरकत की इस फ्यूनरल प्रोसेशन में। और आपको मैं एक मजे की बात बताता हूँ, ये मैं तेहरान में भी था और कुम में भी जो फ्यूनरल प्रोसेशन हुआ दोनों के अंदर था। हम्म। दोनों को अगर आप बगौर देखें, आप क्लिप्स उठाएं, तस्वीरें उठाएं, तो आपको अंदाजा होगा कि 50% से ज्यादा खवातीन की तादाद थी। तो ये दोनों नैरेटिव्स जो हैं वो जमीबोस हो गए कि ईरान के लोग अपने निजाम के खिलाफ हैं, हम्म। या मसलन ईरान में वुमेन राइट्स की पामाली हो रही है। दोनों नैरेटिव्स खरा खत्म हो गए। अच्छा, तीसरा जो इमेज जा रहा था दुनिया के अंदर वो ये जा रहा था कि ईरान के जो ये लीडर हैं, इनकी महबूबियत सिर्फ ईरान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ती चली जा रही है। हम्म। तो एक पहलू ये भी है हमले का या उनको, उनकी सीज फायर को तोड़ने का, कि ये जो मुसलसल इस फ्यूनरल प्रोसेशन की पूरी दुनिया के अंदर जो कवरेज जारी थी उस कवरेज को डाइवर्ट करना मंजूर था। क्योंकि अगर ये कवरेज 1 हफ्ते 10 दिन चल जाती और इसको इसी तरह से पेश किया जाता कि जिस तरह से ईरान ने पूरे प्रोसेस के अंदर पेश किया, तो ये पूरी दुनिया के लिए, खास तौर पे यूरोपियन वर्ल्ड और नेटो और अमेरिका के लिए एक ऐसा जहर होता जो उनकी आने वाली नस्लों के अंदर फिक्स हो जाता उनके मुताबिक। हम्म। फिर वो अपने जो लोग हैं या अपने जो रहनुमा हैं उनसे नफरत करने लगते। तो ये एक दो वजूहात ऐसी हैं। माजरत चाहता हूँ। पहली वजह, आबनाए हुर्मुज के ऊपर ये सारी चीजें मुंतकिल हो गई हैं, ये सारे सिलसिले खत्म हो गए चूंकि उनके नैरेटिव जमीन बोस हो गए। अब और आबनाए हुर्मुज के ऊपर ये सारा सिलसिला मुंतकिल हो चुका है, और वहां पर कोशिश की जा रही है कि ईरान का जो साहिली इलाका है आबनाए हुर्मुज का, किसी तरह से ईरान की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वहां पर से वो खत्म की जाए, उन्हें टारगेट किया जाए, ताकि आइंदा आबनाए हुर्मुज के ऊपर अगर कोई एक्टिविटी नेटो और अमेरिका मिलकर करें तो उनको ज्यादा दुश्वारियों का सामना ना करना पड़े। नंबर 2, ये जो नैरेटिव बिल्ड हो रहा था कि ईरान के खिलाफ जो इन्होंने नैरेटिव बनाया है वो झूठ पर मबनी था और उसका काउंटर नैरेटिव बिल्ड होने लगा था, तो इसको भी रोकना था। तो इन दो वजूहात की बिना पर हमला किया गया। और तीसरी वजह जो मैं आपको पहले अर्ज कर चुका हूं कि ये डील किसी तौर अमेरिका के फायदे में नहीं थी। मुसलसल जंग से अमेरिका को शदीद नुकसान हो रहा था, इसलिए अमेरिका ने फौरन मुज़ाकरात की टेबल पर आने के लिए पाकिस्तान को और कतर को और दीगर ममालिक को और तुर्की को बीच में डाला और इस सारे सिलसिले को आगे बढ़ाया कि मुज़ाकरात किए जाएं, हम टेबल पर मसला हल करेंगे, जबकि ये मसला टेबल पर हल होने वाला था ही नहीं इन शराइत के साथ जो ईरान ने रखी थी। तो ये 2-3 वजूहात अच्छा हैं मुर्तज़ा जिनकी भाई, मेरा बिना मेरा पर वो ये सवाल वहीं पर है कि वो जो ममनुआ एरिया था उसमें से वेसल्स गुजारने की वजूहात क्या थीं? क्योंकि उसी ममनुआ यही एरिया के हवाले से बात यह है कि वहाँ पर बारूदी सुरंगें थीं। आईआरजीसी कहती है हम उसकी सफाई कर रहे थे। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि वो टेस्टर के तौर पे निकाली गई वहाँ से वेसल्स, ये चेक करने को कि आया ईरान जिस बारे में क्लेम करता है और क्लेम करता रहा वो सच भी था या सिर्फ एक फरेब था। मैं इसी बात को आपकी खिदमत में मैंने अर्ज किया ना कि इनकी कोशिश ये है कि कहीं ना कहीं से कोई ऐसा रास्ता निकल जाए कि आबना हुर्मुज पर उनको काम करने का या वहां से वेसल्स निकालने का मौका मिल जाए। हम्म। ये टेस्ट आज थोड़ी कर रहे हैं। आपने देखा होगा ये जो सीज फायर का दौरानिया है इसके अंदर ये 5वीं या 6ठी मर्तबा झड़प हुई है अमेरिका और ईरान की। हम्म। आपने इस बात पर गौर किया है कि एक दफा नहीं हुई है, ये चौथी 5वीं दफा हुई है। अमेरिका मुसलसल कोशिशें कर रहा है, ट्राई कर रहा है कि कोई ना कोई जो है वो टेस्ट पॉइंट या कोई ना कोई ऐसा नुक्ता उसे मिल जाए कि जहां से वो इजीली गुजर सके। और उसी का शाखसाना था पिछले दिनों जो किश्तियां गुजरी हैं वो भी। लेकिन एक बात जो समझने की है ना यासिर भाई, वो सिर्फ बुनियादी तौर पर यही है कि आबना हुर्मुज एक मखमसा बन चुका है अमेरिका के लिए, हम्म। न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। और इसी वजह से अमेरिका और नेटो मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसा राह हल, चाहे वो चोरी छुपे निकलने का हो या ईरान को दबाकर वहां से गुजरने का हो या मुज़ाकरात के जरिए गुजरने का हो, ये सारे प्रोसेस चल रहे हैं, इन सब पर काम हो रहा है, ट्राइयां हो रही हैं। किसी भी एक नतीजे पर अगर ये अपने मफादात के साथ पहुंच गए तो मसला हल होगा, वरना ये मसला लटका रहेगा और आसाबी जंग की सूरत में लटका रहेगा कि कौन इस मुश्किल को तहम्मुल कर सकता है। क्योंकि ईरान ने आबना हुर्मुज के जरिए तकरीबन 70% दुनिया का मुआसरा किया हुआ है,
और अमेरिका ने आबना हुर्मुज के इर्द गिर्द मुहासरा डाल के ईरान का मुहासरा किया हुआ है। हम्म। अब ये दोनों चीजें आसावी तौर पर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गई हैं। और जो ईरान अमेरिका ने हमला किया, अब मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, ये जंग अब आबना ईरानी मुहासरे से निकलकर कॉरिडोर्स के मुहासरे तक जा रही है। अच्छा, अमेरिका ने जो हमला किया वो रेलवे लाइन, रेलवे ट्रैक्स के उन पुलों के ऊपर हमला किया जिन पुलों के जरिए चाइना और रशिया की तुर्कमानिस्तान के जरिए ईरान से ट्रेड होती है। ठीक है। इस मुहासरे के दिनों के अंदर जो ट्रेड हुई है चाइना से या रशिया से, जो चीजें आई गई हैं वो ट्रेन के जरिए आई गई हैं। और ईरान वाया तुर्कमानिस्तान ये चीजें चीन भी जा रही हैं और रशिया भी जा रही है। तुर्कमानिस्तान से एक रास्ता रशिया की तरफ जाता है और एक ट्रैक चीन की तरफ जाता है। तो पहली जो बम्बार्टमेंट हुई है इन पिछले दिनों की बम्बार्टमेंट्स के अंदर, वो उस रेलवे ट्रैक के ऊपर हुई है, उस पुल के ऊपर हुई है जो चाइना को कनेक्ट करता है ईरान से और रशिया को कनेक्ट करता है ईरान से। तो ये मुहासरा मजीद बढ़ाने की कोशिश है ना, दरियाई मुहासरे के साथ साथ कॉरिडोर का मुहासरा भी। अब इसके नतीजे में होगा क्या, देखिए यासिर भाई, इसके नतीजे में होगा ये कि ये जो अब्राहम एकॉर्ड का सिलसिला था कि इंडिया से जो है वो दुबई, दुबई से तिल अवीव, तिल अवीव से यूरोप तक का जो एक ट्रैक बना रहे थे कॉरिडोर, तो इस कॉरिडोर को फिर ईरान डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा कि जबल अली का जो पोर्ट है उसको भी गैर फाल किया जाए और हैफा का जो पोर्ट है उसे भी गैर फाल किया जाए। तो ये जंग अगर इसी तरह से चलती रही तो सिर्फ आबनाए हुर्मुज नहीं बल्कि कॉरिडोर्स का मामला भी आएगा और ये तवीलतर होती रहेगी, आसाबी जंग बन जाएगी ये। अब दुनिया में जो जितने अपने आसाब पर और अपने लोगों पर कंट्रोल करके इस जंग को आगे चलाएगा, ये जंग आगे चलेगी। जो पहले बैठ जाएगा ये जंग उसकी उसके जरर में तमाम होगी। तो ये सारा स्केच है इस सारे मामले का। अच्छा, अभी CNN की एक रिपोर्ट आई है मंजर आम पे। वो कहते हैं कि जिन साइट्स के ऊपर, यानी न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अमेरिका या इसराइल ने बमबारी की थी, वहाँ पर काम जारी है। या तो दोबारा से वहाँ पे न्यूक्लियर की जो अफजूदगी है उसको बढ़ाया जा रहा है, या फिर उसको रीस्टोर किया जा रहा है, उसे नीचे से निकाला जा रहा है। और उसके ऊपर अमरीकी जो मौक़िफ़ है वो मुमकिना तौर पे ये सामने आने वाला है कि इसने बुनियादी शिकों की खिलाफ वर्जी की है, जिन बुनियादी शिकों के अंदर ये लिखा गया था कि अभी ये तमाम मामलात देखे जाएंगे और फिर उसके बाद न्यूक्लियर की जो अफजूदगी है उसके कम होने पे बात की जाएगी। तो यूरेनियम की अफजूदगी कम क्या, ये तो उसको तेज तर कर रहे हैं। तो देखिए, दो पॉसिबिलिटीज को ले लीजिए इसके अंदर। एक पॉसिबिलिटी ये है कि अमेरिका ने क्लॉज नंबर 9 और क्लॉज नंबर 5 के खिलाफ वर्जी की। क्लॉज नंबर 9 क्या, ईरान के जो मुअय्यन करदा रस्ते हैं उनसे नहीं गुजारा गया वेसल्स को। क्लॉज नंबर 5 क्या, फिर दोबारा ईरान की बहुत सारी एंटिटीज के ऊपर, शख्सियात के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। जो बात तय थी कि 60 रोजा जो मुज़ाकरात होंगे इसमें ईरान पर मजीद पाबंदियां नहीं लगाई जाएंगी बल्कि उनका जो मुंजमद असासा है उसे छोड़ा जाएगा। वो तो छोड़ा नहीं गया मुंजमद असासा। ना कतर से पैसे आए, ना दुबई से पैसे आए, ना साउथ कोरिया से पैसा जो उनका फंसा हुआ था वो आया, ना अमेरिका के पास जो उनका मुंजमद असासा है वो आया। कुछ भी नहीं आया। प्लस जो ईरान की जो एंटिटीज थी दुबई के अंदर, जो उनकी कंपनीज थी या दीगर ममालिक के अंदर कंपनीज थी, उनके ऊपर भी पाबंदियां लग गई। तो क्लॉज नंबर 9 और क्लॉज नंबर 5 की खिलाफ वर्जी हो गई। अब अमेरिका एक बहाना चाहता है दोबारा ईरान को जंग में डालने के लिए, उसके ऊपर प्रेशर डेवलप करने के लिए, जो कि पूरी दुनिया में पिछले 18-20 साल से इसराइल और अमेरिका ये करते आए हैं कि एक हफ्ते बाद ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेगा, 15 दिन बाद ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेगा, 20 दिन बाद ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेगा। और ये जो 47 साल से सैंक्शंस हैं वो इसी न्यूक्लियर को बहाना बनाकर, और दो जंगें जो की गई इसी न्यूक्लियर को बहाना बनाकर ये जो की गई। तो ये एक प्रेशर डालने की टेक्निक भी हो सकती है कि दोबारा हम उनके ऊपर जंग इंपोज करें, नेटो को भी साथ मिलाकर। जिस तरह से तुर्की के अंदर जो भी समिट हुई थी उसमें आपने देखा नेटो के सरबराह का खुलेआम ये इकरार था कि हमने अमेरिका को नेटो के साथ जंग में मुकम्मल लॉजिस्टिक सपोर्ट दी है। ये खुद इकरार था भाई, एतराफ था उनका तुर्की के अंदर बैठकर। वो जो नेटो कह रहा था कि हम अमेरिका के साथ नहीं हैं, वो जो साथ नहीं है वाला मसला था वो ये था कि अपने लोगों को जवाब देने की हद तक सामने खड़े होकर कहना है कि हम साथ नहीं हैं। लेकिन उन्होंने पिछले दिनों इकरार किया कि हमने टोटली लॉजिस्टिक सपोर्ट दी अमेरिका को और अमेरिका के साथ हम खड़े हुए हैं, हम अमेरिका से अलग नहीं हैं। तो नेटो और अमेरिका मिलकर फिर दोबारा एक नई वॉर लॉन्च करने की कोशिश करेंगे ईरान के ऊपर, इसको बेस बनाकर। और दूसरी पॉसिबिलिटी या एहतमाल ये है कि ईरान इन तमाम हालात से निकलने के लिए मे भी पॉसिबल, जब कोई चारा ही नहीं बचेगा तो जिंदा रहने के
लिए इंसान फिर जो है वो किसी भी हद तक जाएगा आगे, अपने बका के लिए किसी भी हद तक जाएगा। मैं भी पॉसिबल ईरान अपने न्यूक्लियर सिस्टम को दोबारा रिस्टोर करे या न्यूक्लियर पावर बनने की हद तक चला जाए। दोनों पॉसिबिलिटीज मौजूद है ना, चूंकि वहां लाकर खड़ा कर दिया ईरान को पूरी दुनिया ने मिलकर कि उनको जिंदगी करने का, उनको जीने का मौका उनके हाथ से छीन लिया। भाई जब पूरी दुनिया देख रही है, जो नैरेटिव वो लेकर आए थे 9 करोड़ ईरानी लोगों के हवाले से कि ये अपने निजाम के खिलाफ हैं, और उस निजाम के हिमायत में लोगों ने निकलकर 4.5 से 5 करोड़ लोगों ने निकलकर बताया कि हम इस निजाम की हिमायत में हैं और हम अमेरिका मुखालफत में खड़े हैं। तो अब तो इनको शर्म आ जानी चाहिए, लेकिन इनको अब भी शर्म नहीं आ रही है, क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक में तख्ते तो ये पलटते रहे हैं ना, लोगों का कत्लेआम करते रहे। तो वही सिलसिला इनका अब भी है, इनके पास कोई चारा नहीं बचा। अब ये बेशर्मी की हद तक जाकर जंग इंपोज करके ईरान को मुकम्मल तबाही के दहाने तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो वो भी अपनी बका के लिए दूसरा एहतमाल या पॉसिबिलिटी ये है कि न्यूक्लियर वेपन के हुसूल तक चला जाए, क्योंकि आयतुल्लाह खामेनेई का ये फतवा था कि न्यूक्लियर वेपन बनाना हम उनके नजदीक जायज नहीं था। तो उनके बाद जब कोई दूसरे जो लीडर आए हैं, मैं भी पॉसिबल उनके नजदीक ये जायज हो, हालात वाकयात के धारे को देखते हुए। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी कि ईरान इसको दोबारा बहाना बनाकर अपने लिए एक नई राह निकाले ईरान के ऊपर मुखालफत का इल्जाम डाल के, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ईरान इन मौजूदा हालात में डेटरेंस को बढ़ाने के लिए कि दूसरा उसके पास कोई चाराकार नहीं बच्चा, हो सकता है कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की तरफ चला जाए। अच्छा, एक तासुर है, और वो तासुर ये है कि अमेरिका में भी कुछ ऐसे लोग या ऐसे स्पॉयलर्स मौजूद हैं जिनके नज़दीक जंग जारी रहनी चाहिए, और जिनके नज़दीक ये जो मुआहिदात हैं बस ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होना चाहिए। टाइम बाय करें, फिर से अपने आप को रीगेन करें, अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को, और दोबारा से हमलावर हो जाएं। उसी तासुर के नज़दीक ईरान के अंदर भी एक ऐसा तबका मौजूद है जिसकी राय ये है कि हमने अरब ममालिक के ऊपर कम हमले किए, यूएई को कम नुकसान पहुंचाया, हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाना चाहिए था, हमें अमेरिका के साथ जंग जारी रखनी चाहिए, हमें जो बीच का रास्ता है वो इख्तियार नहीं करना चाहिए। तो ये दोनों तरफ मफादात का, नज़रियात का टकराव देखने में आ रहा है। ये तासुर है, और ये तासुर सिर्फ ईरान के अंदर नहीं, पाकिस्तान के अंदर नहीं, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर अब जो है वो पनप रहा है। इस तासुर के सही होने या गलत होने के हवाले से आपके पास क्या तौजीह? देखिए यासिर भाई, इस तासुर को इस अंदाज से देखिएगा। क्या ईरान ने जंग शुरू की थी? क्या ईरान ने अमेरिका के ऊपर हमला किया था? क्या ईरान ने अमेरिका के लोगों को मारना शुरू किया था? क्या ईरान ने अमेरिका में स्कूल की 168 बच्चियों को उड़ाया था? अगर ईरान ने ये काम किया हो तो किसी भी उस शख्स का ये क्लेम दुरुस्त है जो ये कह रहा है कि मफादात की जंग है, या मफादात की वजह से दो तरफा ताकतें इस जंग को तूल दे रही हैं। नंबर वन, अगर ये क्लेम दुरुस्त नहीं है कि ईरान ने अपनी तारीख में बराह रास्त किसी से भी जंग स्टार्ट नहीं की है और किसी के ऊपर भी हमलावर नहीं हुआ है, बकौल अमेरिकन रिस्पॉन्सिबल्स के, कि जिन्होंने कहा कि ईरान की तरफ से हमें किसी किस्म की कोई थ्रेट नहीं थी, ना हमें उनकी तरफ से कोई न्यूक्लियर थ्रेट थी, ना हमें किसी और किस्म की थ्रेट थी। ये बयानात आप मीडिया पर सुन चुके हैं, मेरे रेफरेंस की जरूरत नहीं है। खुद उन्होंने ये कहा, अमेरिकन ऑफिशियल्स ने, कि हमें किसी किस्म की कोई थ्रेट नहीं थी, मिलिट्री ऑफिशियल्स ने जो उनके इंटेलिजेंस से ताल्लुक रखते हैं। ट्रंप ने यह हमला क्यों किया, हमें आज तक ये समझ में नहीं आया। तो अगर इन तमाम बयानियों को आप एक दूसरे के बराबर में रखेंगे तो पजल सॉल्व हो जाएगा कि कौन जंग को बढ़ाना चाह रहा है। और एक हिस्सा और ले लीजिए, इस जंग से अमेरिका को फायदा हो रहा है या ईरान को, ये ले लीजिए। अच्छा, अमेरिका से मेरी मुराद बराह रास्त ट्रंप है। ईरान तो 47 साल सैंक्शंस में था, नुकसानात का जो है शिकार हो रहा था, मजीद नुकसानात उठा रहा है मुआसरे की वजह से। अच्छा, अमेरिका में ट्रंप के असासे, अब ये भी आप रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा और किनारे पे रख दीजिएगा, इस जंग के दौरान अरबों डॉलर्स में ट्रंप और उसकी फैमिली और उसके जो सर्किल है उसके असासे बढ़े हैं। और ये बात तो अमेरिका के ऊपर मंजर आम पे थी, कई इक्तसाददान इसके ऊपर गुफ्तगू करते रहे कि ट्रंप ने ये जो ऑयल क्राइसिस था इसको मैनेज किया अपने मफाद के लिए। एक रात धमकी दे के प्राइस बढ़ा दी, बेच दिए शेयर, दूसरी रात जो है मुसालिहत की बात कर दी, शेयर नीचे आ गए, खरीद लिए। तो तकरीबन 2.5-3 महीने तक शबो रोज ये काम होता रहा ना। अब लाज़मी बात है, इस वक्त अमेरिका के अंदर अमीर शख्सियतों के अंदर आ गया ना ट्रंप, अरबों डॉलर का सरमाया उन्होंने कमा लिया। तो ये मफाद में किसके है जंग को तूल देना? ईरान के मफाद में कैसे है? मैं समझना ये चाह रहा हूं, जो इस बात को कहते हैं उनसे ये बात मैं समझना चाह रहा हूं कि ईरान के मफाद में कैसे है। अगर ईरान की मिलिट्री ये चाहेगी
कि अमेरिका ईरान और अमेरिका जंग को तूल दी जाए, तो मिलिट्री को भी चलने के लिए असासों की ज़रूरत होती है। मिलिट्री भी असलहे पे लड़ती है। मिलिट्री के लिए भी इक़्तिसाद चाहिए होता है। मुल्क की इक़्तिसादी हालत गैर होगी तो मिलिट्री कैसे उसको कवर करेगी? मिलिट्री अपने असासे कैसे बढ़ाएगी? मिलिट्री अपने असलहे को कैसे आगे बढ़ाएगी? मिलिट्री उसकी प्रोडक्शन कैसे करेगी? तो ये किसी भी मुल्क की मिलिट्री को भी उसके इक़्तिसाद के साथ जोड़ना पड़ेगा ना। तो ईरान की तो इक़्तिसाद कुल्ली तौर पर डैमेज है। ना उनकी गवर्नमेंट चाहेगी, ना उनकी मिलिट्री चाहेगी। ठीक। अमेरिका में ट्रंप का खाता और उसका इक़्तिसाद तो रोज़-बरोज़ बढ़ रहा है। तो ये बात जब इन पज़ल्स को आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मामला वो नहीं है जो दुनिया में क्लेम किया जा रहा है, बल्कि मामला ये है कि इस केस को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है कि ईरान जो है वो अब इस जंग को बढ़ाना चाह रहा है, जबकि ईरान अपनी बका के लिए जंग लड़ रहा है। ईरान कह रहा है 47 साल की सख्तियों को हमने इनकी बर्दाश्त किया, उसके बाद भी इन्होंने हम पर 2 मर्तबा जंग मुसल्लत की और हर 2-4 महीने बाद एक धमकी के साथ कि हम आप पर हमला करेंगे, हम आप पर हमला करेंगे, फिर मुज़ाकरात, फिर हमला, फिर मुज़ाकरात। ये जो सर्किल चल चुका है, ईरान ये कह रहा है कि अब हमको जितना बर्दाश्त करना पड़े हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन इस सर्किल को तोड़ेंगे। और ये रोज़े अव्वल से ईरान की गुफ्तगू है, आज नहीं है जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ, ये तो मैं कई मर्तबा बयान कर चुका हूँ, कि ईरान ये कह रहा है कि इस चरखे को, इस सर्किल को जो हम पर मुसल्लत किया गया, हमला, मुज़ाकरात, इस तरह तो हम बर्बादी की तरफ चले जाएँगे अगर ये चलता रहा। ठीक, यानी बिना मौत के हम मारे ये जाएँगे, तो ठीक, एक दफ़ा लड़कर भरपूर तरीके से मरेंगे या जीत कर जिएँगे या फिर मर जाएँगे। ठीक। अच्छा, जो कतरी जहाज़ के ऊपर हमला हुआ था, कतर ने उसकी मज़म्मत की थी। फिर कतरी डेलीगेशन जो है वो ईरान के अंदर आया। क्या बातचीत हुई? आइंदा जो है मुज़ाकरात के हवाले से किस हद तक राम कर लिया, राग़िब कर लिया, माइल कर लिया उस मरहले के लिए, या किस हद तक तज़ादात, एतराज़ात अभी बीच में मौजूद हैं? यासिर भाई, अभी तक ईरानी मीडिया के अंदर कोई ये खबर कंफर्म नहीं है। इसकी तकज़ीब भी हो रही है कि आइंदा मुज़ाकरात फलाँ जगह होंगे और हुँ, कुछ सोर्सेज़ में तायद भी हो रही है। हुँ, कोई एक कंफर्म खबर अभी तक नहीं है कि मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे। होंगे तो किन शराइत पर होंगे और किस तरह होंगे। कुछ सोर्सेज़ इसकी तायद कर रही हैं, कुछ सोर्सेज़ इसकी तकज़ीब कर रही हैं, प्राइवेट सोर्सेज़ से। गवर्नमेंट सोर्स से अभी कोई फाइनल न्यूज़ नहीं है। जो प्राइवेट न्यूज़ सोर्सेज़ हैं, वहाँ पर इसको इसको रद्द भी किया जा रहा है और इसकी तायद भी हो रही है। तो अभी कोई फाइनल रिज़ल्ट नहीं है, लेकिन ये तो तय है कि कतर आया है, हुँ। गुफ्तगू हुई है, मे बी पॉसिबल पाकिस्तान से भी नुमाइंदा आए, तेहरान के अंदर इस पर गुफ्तगू हो और इसे आगे बढ़ाया जाए इस मामले को। ये बढ़ेगा आगे। देखिए ना, आबनाए हुर्मुज़ को ईरान नहीं छोड़ेगा, ये बात तो तय है। जब तक कि ईरान की जो अटैकिंग पावर है वो ज़ीरो पे ना आ जाए। मैंने पहले भी ये कहा था, शायद आपको ये बात मालूम याद हो कि ये जंग तभी खत्म होगी जब दोनों में से कोई एक फरीक ढीला पड़ जाएगा, हुँ, यानी वो तस्लीम हो जाएगा, वो पीछे हटने के लिए तैयार होगा। अभी तक फिलहाल दोनों में से कोई भी फरीक पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका पीछे हटता है तो उसकी सुप्रीमेसी का बराह रास्त सुप्रीमेसी के ज़ाइल होने का ऐलान हो जाता है। और ईरान पीछे हटता है तो ईरान को पता है कि हमारे लिए फिर हमारी सियासी मौत हो जाती है, फिर हम जो इस पूरे सिस्टम को चला रहे हैं वो सारा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा और ईरान जो है वो अमेरिका की एक प्रॉक्सी बन के रह जाएगा। तो ईरान भी इसलिए अपनी बका की जंग लड़ रहा है, उनका जो इस वक़्त निज़ाम खड़ा हुआ है वो अपनी बका की जंग लड़ रहा है और अमेरिका अपनी सुप्रीमेसी की बका की जंग लड़ रहा है। तो ये इतनी आसानी से हल नहीं होगा और आपके जो आपका जो सवाल था उसका व वाहिद जवाब ये है कि अभी तक कोई फाइनल आंसर स्टेट टेलीविज़न से नहीं आया है, तायीद और तरदीद दोनों प्राइवेट सोर्सेज़ से चल रही हैं। अच्छा, ट्रम्प साहब अब जो कहते हैं कि मुझे कत्ल या इक़दाम कत्ल जो है, उसके हवाले से कोशिश की गई तो फिर संगीन उसके नताइज होंगे। 1000 मिज़ाइल जो हैं, उनका रुख जो है, वो ईरान की तरफ कर दिया गया है और ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात जारी रखने का मुतालिबा किया है, तो अमेरिका भी ईरान से बातचीत के लिए तैयार है। तो अब इस मामले के ऊपर क्या कहा जा सकता है कि वही जो डोनाल्ड ट्रंप हर बार बोलते हैं और उन्हें मालूम नहीं पड़ता, या फिर इस बार कोई वाज़ेह इशारा है? देखिए ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ जापान वाला मामला है ये ट्रम्प का, जो पिछले दिनों आपने देखा होगा उसकी ट्रोलिंग भी काफ़ी हुई। तो उन्होंने ऐलान किया था कि आपने हुर्मुज़ के ऊपर हफ्ते को ईरान से हमें जवाब चाहिए फाइनल, ना हुँ, देने की सूरत में फिर हम जो है वो हार्श रिस्पॉन्स देंगे। तो मैं भी इस सैटरडे का इंतज़ार कर रहा हूँ और आप भी कीजिए कि ये जब सैटरडे गुज़रती है तो संडे को क्या जवाब आता है और क्या हालात होते हैं, नंबर 1। नंबर 2,
ट्रंप पहले दिन से इस तरह की लग़वियात और कोशिशों में तो मसरूफ़ हैं, लेकिन इस हुँ, तरह से ये मामला हल नहीं होगा। देखिए, पूरी दुनिया अमन चाहती है ना यासिर भाई, कोई भी नहीं चाहेगा। कोई भी नहीं चाहेगा कि ईरान लड़ता रहे, कोई भी नहीं चाहेगा अमेरिका लड़ता रहे। मैं और आप भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि बराह रास्त बिलवास्ता नहीं बल्कि बिला वास्ता नहीं बल्कि सॉरी बिल वास्ता नहीं, बिला वास्ता हम सब हिट हो रहे हैं इससे। हुँ। कोई भी नहीं चाहेगा। लेकिन बुनियादी मसला ये है कि इनको समझाएगा कौन? जिनका सुबह एक बयान होता है, शाम को एक बयान होता है, शाम को एक बयान होता है, सुबह एक बयान होता है। तो ये चीज़ें मेरे अंदाज़े के मुताबिक तो इसको हल टेबल पर ही होना है, लेकिन ये आसामी जंग के साथ, कि जो इस आसामी जंग के अंदर हारेगा, वो नीचे बैठेगा, और जो इस आसामी जंग में खुद पर कंट्रोल करेगा, वो आगे जाएगा। अच्छा, अगर तुर्किया को देखा जाए और आपने बातों के अंदर उसका हवाला भी दिया था, ये जो नेटो वाला मामला है इसको एक साइड पे रखें, सिर्फ F-35 के ऊपर आएँ। F-35 6 यूनिट्स उसके देने की बातें हो रही हैं। ये एक अलग बात कि जब वो प्रोग्राम के अंदर शामिल था तो 40 यूनिट उसको मिलने थे। 6 यूनिट्स देने की बातें हो रही हैं और उसका प्रोग्राम आगे बढ़ाया जाएगा, और बावजूद इसके कि बेंजामिन नेतन्याहू ये कह चुका कि इस प्रोग्राम के अंदर शामिल ना किया जाए, बसूरत दीगर ताकत का तवाज़ुन मशरक़ वस्ता में तब्दील हो जाएगा। तो ये जो एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है तुर्की को, इसकी वजह क्या है? हाँ, अब इसकी वजह जहाँ तक मैं समझता हूँ, बुनियादी तौर पर वो वजह मुझे लगती है कि इन क्योंकि इसराइल से भी अमेरिका काफ़ी हद तक जो है वो नुकसान उठा चुका है इन बेवकूफ़ियों की वजह से इसराइल की, जो उन्होंने इस जंग में अमेरिका को डाल दिया है। हुँ, अब मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है कि तुर्की को इस तरह की कोई सपोर्ट देकर तुर्की को भी इस मामले के अंदर उतारा जाए, ताकि तुर्की किसी तरह का मामला ईरान से उनका करवाने में कामयाब हो, या इसराइल से जो एक नया इसराइल के लिए महाज खुल रहा है तुर्की की सूरत में, उसको कंट्रोल करने में अमेरिका कामयाब हो। क्योंकि ईरान का जो एक महाज है, यही इनके लिए बारी हो गया है। अगर तुर्की का महाज भी खुल गया, कि जिस हुँ, तरह से इसराइल तुर्की की मुखालफत कर रहा है, या तुर्की के अंदर जो फ़ज़ा बन रही है, तुर्की के अंदर भी पिछले एहतजाजों में एक आध दफ़ा ऐसा भी हुआ भरपूर के मुर्दाबाद इसराइल के नारे लगाए गए, डाउन विद इसराइल के नारे लगाए गए। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने एक स्टेटमेंट भी दिया कि उर्दगान जो है वो ईरान बनने की कोशिश ना करे, ये हुँ, उसके लिए ठीक नहीं होगा। तो ये कुछ मामलात ऐसे हैं कि इनको देखकर 2 एहतमालात यहाँ पे दिए जा सकते हैं। पहला एहतमाल ये कि इसराइल के लिए एक नया फ्रंट ना खुले, इसलिए तुर्किया को किसी न किसी हद तक जो है वो F-35 की तुर्की से डील कर ली जाए, और ये होगी। और इसके लिए आपने देखा, मैं पिछले दिनों एक न्यूज़ पढ़ रहा था, S-400 जो रशियन सिस्टम था, अमेरिका ने कहा कि आप इसको यहाँ से निकालें, तब हम आपको F-35 देंगे। तो वो रशियन जो S-400 है, मेरा ख़्याल है वो रशिया से बातचीत के ज़रिए मिडल ईस्ट की किसी मुल्क में पहुँचा दिया गया है। जिसका नाम अभी उन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किया है। नहीं, तो ये तुर्की का डील तो होगी, लेकिन तुर्की इसराइल इस वाला डील में S-400 की बात कर रहे हैं आप, जो उसने रशिया से खरीदा, वो तुर्की जी, से जी, निकाल जी, दिया गया? जी, जी, जी। जी, रशिया ने अमेरिका की ये शर्त थी कि हम आपको F-35 उसी सूरत में देंगे, जिस सूरत में आप S-400 सिस्टम को यहाँ से रिलोकेट करेंगे या किसी दूसरी जगह भेजेंगे, आपके पास नहीं रहना चाहिए। तो उसके लिए फिर मैं ये पिछले दिनों खबर पढ़ रहा था कि तुर्किया मूव कर रहा है उसको किसी तीसरे स्टेट तक, रशिया के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए, और मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है वो मिडल ईस्ट की किसी स्टेट के अंदर जो है वो भेजा जाएगा। एक ये है, और दूसरा इसराइल ने आखिरी पत्ता ये खेला देखिए, है मैं कि कहता कलामी के अपग्रेड लिए वर्ज़न जो है वो माज़रत चाहता तुर्किया हूँ को मुर्तज़ा भाई, अगर तो उसे जी, जी। मशरक़ वस्ता के किसी मुल्क में मुंतकिल किया जाए जिनका अपना ताल्लुक जो है वो अमेरिका के साथ है, तो रशिया क्यों चाहेगा कि उसका एडवांस डिफेंस सिस्टम जो है वो किसी ऐसे मुल्क के हाथ जाए जहाँ पे अमेरिकी मफादात भी मौजूद हों, और उसकी टेक्नोलॉजी जो है उसको रिवर्स करने की सलाहियत वो अमेरिका को दे दे, या उसका तोड़ निकालने की सलाहियत दे दे? तो ये मेरे जहन से ऊपर की बात है। नहीं, देखिए ना, यासिर भाई, ये तो कोई महँगी बात ही नहीं है। S-400 इस वक़्त इंडिया के पास भी है, हम्म, और इंडिया के रिलेशंस इसराइल के साथ ऐसे हैं जैसे 2 सगे भाई। और इसराइल का इंडिया से इस सिस्टम की मालूमात को निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। हम्म, अमेरिका खुद का भी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर वहाँ आ गया गल्फ में, तो क्या नई बात हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ऐलान नहीं किया है। हम्म, उन्होंने अभी ये ऐलान नहीं किया है कि वो किस स्टेट की में मूव होगी। सिर्फ खबर डिस्क्लोज़ नहीं की है, ये न्यूज़ चल रही थी।
तो मैं अंदाजा ये बता रहा हूँ, जिस शिद्दत से इस वक्त जो है वो मिडल ईस्ट के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम्स की जरूरत है, अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम्स तबाह होने के बाद मुमकिन है कोई एक मुल्क इस बात पर डील करके रशिया की अपनी सिक्योरिटी के साथ इस सिस्टम को, या उनके अपने लोगों के साथ जो ऑपरेट करेंगे या उसको देखेंगे, उसके साथ उठा ले। पॉसिबिलिटी तो है ना, आप इनकार तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर तो एक ये है, सवाल सर, लेकिन फिर एक नाम नहीं सवाल लिया तो उन्होंने, ये भी डिस्क्लोज नहीं बनता है किया। ना सर कि ईरान के साथ रशिया के ताल्लुकात हैं, तो वो किसी ऐसी स्टेट में डिफेंस सिस्टम लगाने की इजाज़त क्यों देगा जहां पर ईरान जवाबी हमलों की सूरत में नुकसान बर्दाश्त करे? नहीं देखें, सिस्टम खरीद रहा है ना हाँ, रशिया, पूरी दुनिया को सिस्टम बेचता है। रशिया के चाइना से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और ईरान चाइना के इंडिया से बहुत बुरे ताल्लुकात हैं। उसके बावजूद रशिया इंडिया को S-400 दे रहा है या नहीं दे रहा है? रशिया इंडिया को तैयारे दे रहा है या नहीं दे रहा है? फिर तो चाइना को बीच में आ जाना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई इंडिया से हमें मुकम्मल थ्रेट है, लिहाजा आप ना दें। ये तो स्टेट्स के टर्म्स है ना, वो तो असलाह खरीद रहे हैं। मसला ये है कि वो पूरी सेंट्रल ऑफ कमांड बिठा के इस मामले को डील करके वहां से दूसरों पर अटैक कर रहे हैं या नहीं, ये मसला है। उस सिस्टम की निगहदारी करना, उस सिस्टम के लोगों को, उस मुल्क के लोगों को सिखाना और उस पर नजर रखना, ये एक अलग बहस है। वहां से ऑपरेट करके दूसरों पर अटैक करके उन्हें सोर्सेज देकर उनके साथ मिलकर उनका हिस्सा बनना, ये एक दूसरा मरहला है। इन दो को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, तो तब ठीक। जाके ये सिलसिला फिर हमें समझ में आएगा कि ये क्या है। तो ये भी एक एहतमाल है, फाइनल नहीं है, एक हम्म, एहतमाल है। हम्म, मेरी अपनी सोच है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन जिस तरक्की ने डिस्क्लोज नहीं किया है कि वो किसको दे रहा है, लेकिन मूव कर रहा है। इसराइल ने इस मद में अमेरिका से ये फिर रिक्वेस्ट की कि आप जो है वो अगर F-35 फाइनली उन्हें देना ही चाहते हैं, तो F-35 जो है वो आप उनको ओल्ड वर्जन्स दें, पुराने वर्जन्स दें। अच्छा। एक इसके अंदर डर इसराइल का ये भी है कि अहमद शरा के जो तुर्किया की हिमायत से जाकर सीरिया के अंदर उसने अपनी गवर्नमेंट को बनाया, एक मसला ये भी है कि अमेरिका अहमद शरा से उस खित्ते के अंदर काम लेने के लिए, जिस तरह से ट्रंप का पिछले दिनों बयान था कि हम इसराइल को पीछे करेंगे और लबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अहमद शरा को एक्टिवेट करेंगे, तो इसमें भी तुर्किया का किरदार है। हम्म, अगर तुर्किया ये नहीं चाहे तो वो इसराइल के खिलाफ अहमद शरा को एक्टिवेट कर सकता है, उससे फायदा उठा सकता है, चूंकि अहमद शरा तुर्किया के तामुन से ही वहां आके बैठने में कामयाब हुआ और तमाम जो दौरानिया और जो मफरूरी का उसने गुजारा वो भी तुर्की में गुजारा। हम्म। तो ये भी एक वजह है कि अमेरिका जो है वो तुर्की को इस वक्त फेवर दे रहा है, लेकिन इसराइल की इस रिक्वेस्ट के साथ कि F-35 के हमसे ओल्ड वर्जन दिए जाएं, ताकि हमारी जो एयर सुपेरिटी है वो इस खित्ते के अंदर हमारी एयर सुपीरियरिटी बरकरार रहे। यानी फ़ज़ाई ताकत बरकरार रखने के लिए हीले बहाने जो इस वक्त तजवीज़ किए जा रहे हैं या जिसको अमली शक्ल दी जा रही है, ये दुनिया को दिखाने में और है और पसे पर्दा कुछ और है। तो ये एक ऐसी बसात है जिस पे रोज़ाना की बुनियाद पे मोहरे भी तब्दील हो रहे हैं और ज़मीन की हैयत भी तब्दील हो रही है, और आने वाले दिनों के अंदर दोस्त, अहबाब और दुश्मनों के फ़र्क जो हैं वो तेज़ी के साथ तब्दील होते चले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा निगरी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, पॉडकास्ट का वक्त ख़त्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी दोबारा किसी और एपिसोड और मेहमान और मौजू के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।